इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें हमारी जो डिवाइस है वो यूट्रस में प्लेस होती है और प्लेस करने के बाद वहाँ पे वो अपना लोकलाइज ड्रग डिलीवर करती रहती है। अगर आप इसको देखा जाए, प्राइमरली ये यूज्ड होता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। दे डिलीवर ड्रग्स डायरेक्टली टू द यूट्रस, एनहांसिंग एफिकेसी एंड रिड्यूसिंग सिस्टमिक साइड इफेक्ट। हमारी एफिकेसी बढ़ाएगा, यूट्रस में प्लेस करेगा, वहीं पर डिलीवर होगा ड्रग, उसकी वजह से इफेक्टिव वहीं शो होगा, एफिकेसी शो करेगा, एफिकेसी बढ़ जाती है और सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आईयूडी के क्लासिफिकेशंस क्या हैं? एक तो हमारे नॉन हार्मोनल आईयूडीज यूज़ करते हैं। नॉन हार्मोनल आईयूडीज में जैसे कॉपर आईयूडी है, और इसमें क्या करते हैं, वो कॉपर आयंस रिलीज करता है जिससे कि स्पर्मिसाइडल इफेक्ट शो करेगा, स्पर्म्स को किल करने का काम करता है। ठीक है, पैरागार्ड है, मल्टीलोड CU375 है, ये हमारे आते हैं नॉन हार्मोनल आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडीज में क्या होता है, ये ना रिलीज करते हैं प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन रिलीज करके क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकोस को थिक कर देते हैं, थोड़ा थिक कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकोसा को, और क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, और जो थिन है यूट्राइन लाइनिंग को थिन कर देते हैं। देखो इसका काम क्या है, इसका इनडायरेक्टली काम है कॉन्ट्रासेप्टिव का, इसे अवॉइड करना है प्रेगनेंसी को एक तरीके से। तो जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन की तरह काम करेगा, ये हार्मोनल आईयूडीज हैं, तो इसमें प्रोजेस्टिन पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। प्रोजेस्टिन क्या करेगा, सर्वाइकल म्यूकोसा को थिक कर देगा। ठीक है, थिक करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर हमारा ओव्यूलेशन जो होने वाला था उसको इनहिबिट कर लेगा कि उसको होगा नहीं वो ओव्यूलेशन। और जो यूट्राइन लाइनिंग जहाँ पे वो रुकने वाला था, ठीक है, अपने सेल्स जो एग था वो रुकने वाला था यूट्राइन वॉल में, उसकी लाइनिंग ही थिन हो गई, पतली हो गई, तो वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आईयूडीज की तरह काम करेगा। जैसे हमारा हो गया काइलिना, स्काइला, मिरिना या लिलिटा, ये हमारे हार्मोनल आईयूडीज हैं। कुछ इनर्ट आईयूडीज होते हैं। एक तो हमारे ये सारे आईयूडीज हम इसलिए यूज़ करते हैं या इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। एक तो इनर्ट आईयूडीज हमारे नॉन रिएक्टिव मटेरियल से बने होते हैं, जिसमें वो ना फॉरेन बॉडी रिएक्शन कराएंगे। एक तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे लिप्स है, लिप्स लूप है, स्टेनलेस स्टील रिंग्स हैं, वो भी एक तरीके से इनर्ट आईयूडीज की तरह यूज़ होंगे। बायो एक्टिव आईयूडीज क्या होते हैं, वो एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं। बायोएक्टिव आईयूडीज में सब्सटेंस होंगे जैसे सिल्वर या गोल्ड, वो क्या करेंगे, एफिकेसी बढ़ाते हैं और लॉन्गेविटी करते हैं कि लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन ना हो, चांसेस है कि वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव लंबे समय तक टिक पाए। फ्रेम वर्सेस फ्रेमलेस आईयूडीज, फ्रेम्ड जो होते हैं वो टी शेप के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक फ्रेम समझ लो, होल्डिंग कॉपर और हार्मोनल कंपोनेंट्स। टी शेप में जो होगा, जैसे कॉपर टी है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो हार्मोनल कंपोनेंट्स उसमें इनकॉर्पोरेट रहेंगे, मतलब एक फ्रेमवर्क में रहेगा, जैसे पैरागार्डी या मेरिना हो गया। फ्रेमलेस में क्या होता है, वो डायरेक्टली यूट्राइन वॉल से अटैच कर देते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, इससे डिस्कम्फर्ट भी कम होता है और एक्सप्लोजन रिस्क होता है। ठीक है, ये जैसे गाइनिफिक्स हो गया इसका एग्जाम्पल फ्रेमवर्क में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि हमारा जो आईयूडी है वो किस तरीके से वर्क करता है। जो हमारे नॉन हार्मोनल आईयूडीज होते हैं, जैसे कॉपर आईयूडी हो गया, तो वो क्या करेंगे, हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, लोकल इन्फ्लेमेटरी इंड्यूस कराएंगे, क्या, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिससे क्या होगा, कॉपर आयन हमारा स्पर्मिसाइड्स की तरह एक्ट करेगा, इम्पेयरिंग करेगा स्पर्म फंक्शन का और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब होने नहीं देगा फर्टिलाइजेशन। हार्मोनल आईयूडीज हैं, हार्मोनल आईयूडीज जो होते हैं वो प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टिन रिलीज करने के बाद वही सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन को थिक कर देगा, स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर लेगा, यूट्राइन वॉल को थिन कर देगा, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब एडवांटेज ये है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन की इफेक्ट्स मंथ्स टू ईयर दे सकता है। अगर प्लेसमेंट किया गया है यहाँ पे तो मंथ के बेसिस पे या ईयर्स के बेसिस पे रह सकता है। अब रिड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, और जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट, एक तो लोकलाइज डिलीवरी है, तो इसका सिस्टमिक एक्सपोजर जो है वो लिमिट में होगा या फिर मिनिमाइज होगा, तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं देगा। एनहांस्ड कंप्लायंस, ये एलिमिनेट कर देगा डेली और फ्रीक्वेंट डोजिंग का, जैसे वो पिल्स लेना पड़ता है ना, तो उसको क्या करेगा, वहाँ पे एक तरीके से उस डोजिंग को हटाकर ये एनहांस्ड कंप्लायंस कर देगा अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स। रिवर्सिबल हो सकता है। इसमें क्या है कि रिवर्सिबल ये है कि अगर आप रिमूव करा दोगे, आईयूडीज रिमूव हो जाएंगे, तो चांसेस है फर्टिलिटी की, बैक टू द फर्टिलिटी फर्टिलाइजेशन। डिसएडवांटेज ये है इसका, इंसर्शन और रिमूवर, इसमें आपको इंसर्ट
प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लोकलाइज साइड इफेक्ट ये हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, रिस्क है, यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है, या ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। एक ये लोकलाइज साइड इफेक्ट है इसका। माइग्रेशन, एक्सप्लोजन, कभी कभी क्या होता है आईओडीज मूव कर जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाते हैं या एक्सपेल्ड हो जाते हैं, चांसेस हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नो एसटीआई प्रोटेक्शन, आईओडीज जो होते हैं हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो डेवलप कैसे करते हैं, उनको बना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर पहले के समय में देखा जाए जो इनर्ट मटेरियल से बनते थे, जैसे सिल्क वॉर्म गट हो गया, उसके थ्रू बनते थे। लिप्स लूप जो थे 1960s में वो एस शेप के होते थे, प्लास्टिक डिवाइस होते थे जिससे कि बेटर रिटेंशन हो। कॉपर आईओडीज 1970s में बने, जो लेवरेज कॉपर्स थे बने होते थे, जो स्पर्मसाइडल प्रॉपर्टीज रखते थे। हमारे हार्मोनल आईओडीज जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो प्रोजेस्टिन रिलीज करते हैं, जैसे कि लीवोनोजेस्ट्रिल हो गया, वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करता है, उसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट है। कॉपर आईओडीज जो हमारे टाइप्स होते हैं, कॉपर आयोडीज होते हैं वो हमारे कॉपर आयंस क्रिएट करते हैं जो एक टॉक्सिक यूट्राइन इन्वायरमेंट बनाते हैं स्पर्म और ओवा के लिए, जिससे वो क्या होता है वहाँ पे कंबाइन नहीं हो पाते और हमारा जो फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है वो नहीं होता। एग्जाम्पल पैरागार्ड, इफेक्टिव अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक वो कॉपर आयोडीज इफेक्टिव होते हैं। हार्मोनल आयोडीज जो होते हैं रिलीज करते हैं लिवोनोजेस्ट्रिल, जिससे सर्वाइकल म्यूकोसा थिक हो जाती है, स्पर्म इनिबिट कर देता है और एंडोमेट्रियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता। जैसे हमारा मेरीना है, स्काइला है, लिलिता, केलिना, तो इसमें क्या है 3 से 7 साल तक का ड्यूरेशन होता है, उतने टाइम तक ये हार्मोनल आयोडीज चल सकते हैं। अब जो हमारा डिज़ाइन और डेवलपमेंट हुआ उसका कंसिडरेशन कैसे हुआ, जैसे मटेरियल सिलेक्शन होगा वो बायो कंपैटिबल होना चाहिए हमारा, जैसे कि पॉलीथाइलीन है, कभी कभी हम बेरियम सल्फेट यूज़ कर लेते हैं कि एक्सरे विजिबिलिटी के लिए, कि जब एक्सरे हो तो एटलीस्ट वो विजिबल हो। शेप एंड साइज वो ऑप्टिमाइज है कि यूट्राइन कैविटी में कंफर्टेबली फिट हो पाए, इरिटेशन ना हो या एक्सपर्जन ना हो, ठीक है। ड्रग रिलीज काइनेटिक्स, जो कंट्रोल्ड रिलीज मैकेनिज्म है वो मेक श्योर करता है कंसिस्टेंट और थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन रहे, इंटेंडेड ड्यूरेशन जो टाइम पीरियड है लाइक 10 ईयर्स उतने पर्टिकुलर टाइम तक रहे वो। इंसर्शन डिवाइस ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे वो ईजी ऑफ यूज़ हो और पेशेंट कंफर्ट हो, और मिनिमाइजिंग इंसर्शन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट, जो इंसर्शन के टाइम पे डिस्कम्फर्ट होता है वो भी मिनिमाइज कर पाए। तो इस तरीके से डेवलपमेंट और जो डिज़ाइन होता है वो इसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। एप्लीकेशन, आईयूडीज़ की एप्लीकेशन सबसे पहले है कि हमारा एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव एप्लीकेशन है, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के टाइम पे यूज़ किया जाएगा या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में क्या होता है, जब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो तब हार्मोनल आयोडीज यूज़ किए जाते हैं ब्लड लॉस कम करने के लिए डिस्मेनोरिया के टाइम पे। एंडोमेट्रियोसिस में भी यूज़ किया जाता है। हार्मोनल आयोडीज क्या करते हैं, वो एस्ट्रोजन जो है उसको कम कर देते हैं और ग्रोथ को भी रिड्यूस करते हैं। क्रोनिक पेल्विक पेन, कभी कभी जो पेल्विक पेन होता है वहाँ पे हार्मोनल आयोडीज दिए जाते हैं जिससे कि पेन मैनेज हो पाए। कुछ कंडीशन होती हैं जैसे एडेनोमाइसिस है, मायोसिस में होता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया हो गया, कैंसर प्रिवेंशन के टाइम पे जो हम क्या डिलीवर करते हैं हार्मोनल में, हार्मोनल आयोडीज डिलीवर करेंगे जो एस्ट्रोजन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इन्फेक्शन कंट्रोल है, वो पोटेंशियली डिलीवर करेगा एंटीबायोटिक्स। अब जब इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो जाए तो उस टाइम इन्फेक्शन कंट्रोल के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए तो किया ही जाता है कि फर्टिलिटी मैनेजमेंट हो सके, एक तरीके से वो ऑप्शन है थेरेपेटिकली। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे बोन हेल्थ। इनडायरेक्टली ये क्या करता है, हमारी बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है, किससे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रिड्यूस करके, ठीक है, वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। जब कैंसर रिस्क रिडक्शन होता है वहाँ पे हार्मोनल आयोडीज यूज़ करे जाते हैं जिनको जिससे चांसेस हैं एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क के, तो उनको कम करने के लिए हार्मोनल आयोडीज यूज़ किए जाते हैं। फिर एमर्जिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। एक तो हमारा पहला है रिप्रोडक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट। जब भी कभी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स डिलीवर करना है पर्टिकुलर लोकलाइज कैंसर के लिए, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर के टाइम पे, तब इसको यूज़ कर सकते हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वहाँ पे लोकल हार्मोन डिलीवर किया जाता है, जब लाइक फॉर मेनोपॉज मैनेजमेंट, जब मेनोपॉज मैनेजमेंट के टाइम पे एक लोकली हार्मोन को डिलीवर किया जाता है। वैक्सीनेशन डिलीवरी,
लाइक रिसर्च ऑन डिलीवरिंग वैक्सीन्स डायरेक्टली टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कुछ रिसर्च के बेसिस पे ये हुआ था कि वैक्सीन डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिलीवर की जा सकती हैं। ठीक है, ये सब थे हमारे आज के लिए, बस इतना ही। ओके।